गुड मॉर्निंग क्लास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आज हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो जून दिसंबर 2023 के अंदर आए हैं। इससे पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है। आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे कंसेप्ट बचे हैं वो आज हम क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मेमोरी से रिलेटेड। मेमोरी के अंदर हमने 3 टाइप की मेमोरी के बारे में पढ़ा था। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिलेट है। तो चलिए इसको फटाफट करो। होप सो आपका क्वेश्चन हो गया होगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होती है आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी को आप कॉन्शियस मेमोरी भी कहते हो। वहीं पे इम्प्लिसिट मेमोरी आपकी सब कॉन्शियस मेमोरी होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर आपकी फर्दर 2 टाइप आती हैं। एक होती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी आपकी वो मेमोरी जो कि आपके माइंड के अंदर फिक्स्ड है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक आपका लाइफ का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे गए थे उसका एक्सपीरियंस, किसी स्पेसिफिक इवेंट का एक्सपीरियंस, दिस इज योर एपिसोडिक मेमोरी। कॉन्शियस मेमोरी, कॉन्शियस मेमोरी है वो आपकी। आपके दिमाग को थोड़ा सा जोर देने की जरूरत पड़ती है उस मेमोरी को याद करने के लिए, उस एपिसोड को याद करने के लिए, उस इवेंट को याद करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को याद करने के लिए। वहीं पे नेक्स्ट है मेरी सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी मेरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर मेरी जर्नल नॉलेज के फैक्ट वगैरह को याद करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है। मेरे को किसी वर्ल्ड की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करना है, मेरे को कोई डाटा याद करना है, वो होती है मेरी सिमेंटिक मेमोरी। वहीं पे इम्प्लिसिट या अनकॉन्शियस मैम, ये सब कॉन्शियस नहीं अनकॉन्शियस आएगा, सॉरी, अनकॉन्शियस मेमोरी। इम्प्लिसिट या अनकॉन्शियस मेमोरी मेरी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जो सब कॉन्शियसली मेरे माइंड के अंदर ऑलरेडी कोई चीज़ फिक्स हो चुकी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइकिलिंग का। जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हो, आप डरते डरते हैंडल पकड़ते हो। धीरे धीरे करके जब वो चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाती है तो आप एक हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते हो। तो ये क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज है आपकी। समझ में आया? यहाँ क्या बोल रखा है, यहाँ बोल रखा है लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर द इंफॉर्मेशन ट्राई टू ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे। स्पेशली मेमोरी ऑफ इवेंट, पर्टिकुलर टाइम और प्लेस एग्जाम्पल दे रखा है या स्पेशली बताया है किसी मेमोरी या इवेंट की। अभी अभी मैंने बताया इवेंट की मेमोरी, कौन सी मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। लेकिन इन्होंने बोला इम्प्लिसिट मेमोरी, नो, गलत, गलत बात। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है द नॉलेज दैट आर नॉट सबकॉन्शियस ऑफ रिकॉलिंग बट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। वो नॉलेज जो सब कॉन्शियसली नहीं है वो, बट वो आपके बिहेवियर पे इम्पेक्ट करती है बिना आपकी अवेयरनेस की। ऐसी कौन सी मेमोरी पढ़ा, ऐसी पढ़ाई आपने इम्प्लीसिट मेमोरी, अनकॉन्शियस मेमोरी। यहाँ बोला एपिसोडिक नहीं। आंसर बी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। गॉट इट? हर एक क्वेश्चन के साथ हम उसका कंप्लीट कंसेप्ट भी करेंगे। ध्यान से चीज़ों को सुनते हुए समझते हुए चलना। अगर आपने लास्ट 5 to 10 ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, देयर आर हाई चांसेस दैट यू क्रैक योर एग्जाम। गॉट इट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग से। 2 मेथड होते हैं हमारे, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करो फटाफट।
इसका भी हमारा आंसर बी ही करेक्ट बनेगा। दो मेथड होते हैं, एक होता है मेरा टीचर सेंटर्ड मेथड एंड दूसरा होता है मेरा लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर क्या होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग आपको टीच करके जाता है, जो टीचर को लगता है कि ये बच्चे को पता होना चाहिए। वहीं पे लर्नर सेंटर्ड के अंदर लर्नर अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, जितना उसका पोटेंशियल है, उस हिसाब से वो लर्नर पढ़ता है। तो यहाँ बोल रखा है कि टीचर सेंटर मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है जब आपको डीप लर्निंग को प्रमोट करना है, बट दिस इज अपोजिट। डीप लर्निंग को प्रमोट करने के लिए आपको लर्नर सेंटर्ड मेथड को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी बोल रखी है लेक्चर मेथड। ये लेक्चर मेथड आपका एक टाइप का टीचर सेंटर्ड मेथड ही होता है। लेक्चर मेथड के अंदर इन्वॉल्व होता है यूज ऑफ ओपन एंड प्रॉब्लम नहीं। लेक्चर मेथड को तो आपका क्लोज एंडेड होता है, जिसके अंदर आप सिर्फ टीचर आएगा, लेक्चर देगा और चला जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग लेक्चर मेथड के अंदर नहीं होती। सो द बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइविंग फोर्स फॉर द स्टूडेंट कमिटमेंट एंगेजमेंट एंड परसिस्टेंट इन सेल्फ डायरेक्टिंग। फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज चाहिए ओनली। यहाँ पूछ रखा है कौन सी फोर्स होती है जो एक स्टूडेंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू वो कमिटेड रहता है, वो एंगेज रहता है अपने काम के अंदर। तो वो तो मोटिवेशन है ना, कि बच्चा खुद मोटिवेट है काम करने के लिए। कौन सी फोर्स है, मोटिवेशन फोर्स। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर प्ले ए क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग। यहाँ इफेक्टिव लर्निंग की बात हुई है, क्या चीज है जो आपकी लर्निंग को बेटर बना सकती है। टीचर्स की क्वालिफिकेशन। टीचर्स की क्वालिफिकेशन हाँ जरूरी तो है, बिना टीचर की क्वालिफिकेशन तो हम नहीं कर सकते, शायद ही हो सकता है। एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, बिल्कुल हो सकता है। फोकस ऑन फॉरेन लैंग्वेज यूज, नहीं, फॉरेन लैंग्वेज नहीं, जितना आप अपनी होम कंट्री लैंग्वेज के अंदर सिखाओगे बच्चा उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा चीजों को। एडमिशन ऑफ स्टूडेंट, नो, बिल्कुल भी नहीं। अब डाउट आया यहाँ पे, देखो, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के अंदर या आपके इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटीज के अंदर, आपके इंस्टीट्यूशन ने आपको टीचर्स ऑफर करी है, आपके इंस्टीट्यूशन ने बुक फैसिलिटी ऑफर करी है, टेबल चेयर ऑफर करी है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो ये तो आपका थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। सिर्फ टीचर की क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशनल की फैसिलिटी बेटर होनी चाहिए। सो द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका विच ऑफ डीटीएच चैनल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक अभी मैं आपको, इसके बाद 2-3 टॉपिक हैं जो मैं कंसेप्ट वाले टॉपिक हैं, वो एक है स्वयं स्वयं प्रभा और उसके डीटीएच चैनल, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन लेके आऊंगी। गॉट इट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। क्या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हमारी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है? In guided discovery learning, students are encouraged to construct their understanding without the assistance of teacher, guide, caution and direction. फटाफट आंसर करो इसका भी। The correct answer of this question is option number C. जो आपकी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, yes, this is your learner centered approach. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में लर्नर को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसको अपने अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर यूज हुई है, तो दिस इज लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। वहीं पे दूसरा यूज किया, दूसरी स्टेटमेंट है आपकी गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग के अंदर क्या होता है कि आपको आपका गाइड जो है वो सिर्फ बताता है चीजों को, एक आपका टीचर जो है वो एज ए गाइड वर्क करता है और आपको डायरेक्शन बताता है, ये भी आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ही होती है। यहाँ बोला है गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, स्टूडेंट को एंकरेज किया जाता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक अगर ये होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, लेकिन विदाउट द असिस्टेंट ऑफ टीचर गाइड नहीं, टीचर तो गाइड करेगा ना, टीचर ही तो डायरेक्शन देगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। गॉट इट।
नेक्स्ट, when a pick prick our finger we withdraw the pin, such kind of behavior is termed as, ऐसे behavior को क्या कहा जाता है? इसको काट दो, ये कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी बस टाइपिंग मिस्टेक है, ये कुछ नहीं है। क्या ये हमारे इमोशन से रिलेटेड है, मेरे फीलिंग से रिलेटेड है? नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन शायद हो सकता है, बायोलॉजिकल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंटरेक्चुअल शायद हो सकता है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। इंटरेक्चुअल का मतलब क्या होता है, मेरे को ये बताओ फटाफट। इंटरेक्चुअल का मतलब होता है बच्चे कि आपका कुछ नेचुरल एटीट्यूड, आपकी टेंडेंसी जो बचपन से बनी आ रही है, चीजों को सोचने का एक वेल स्ट्रक्चर्ड नेचुरल टेंडेंसी, प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपका मेंटल प्रोसेस, कि उस प्रॉब्लम के बियॉन्ड आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, दिस इज योर इंटरेक्चुअल इनसाइट्स। वहीं पे रिफ्लेक्टिव एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव एक्शन का मतलब है आपके ऑटोनॉमस एक्शंस, ऑटोमेटेड, मतलब वो एक्शन जो कि आप चाहते नहीं हो करना, वो इनवॉलेंटरी हो जाते हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्ट एक्शन। जो एक्शन आप परफॉर्म नहीं करना चाहते लेकिन एकदम से आपको पिन चुड़ी, तो आपको था नहीं कि मैं इसे हाथ हटाऊंगा, लेकिन वो इनवॉलेंटरी हो गया, आपने कुछ प्लान नहीं किया था उस चीज के लिए। गॉट इट? Next, which element of cooperative learning talk about sink and swim together? सिंक एंड स्विम टुगेदर का मतलब है यहाँ पे कि हम कोऑपरेट लर्निंग का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। देखो, यहाँ दो कंसेप्ट आते हैं, एक आता है कोऑपरेटिव लर्निंग और दूसरा आता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हम दोनों के अंदर आप मिलके काम करते हो, दोनों ही आपकी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, लेकिन कोऑपरेटिव लर्निंग थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ी सी रिजिड है, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जो आपका ग्रुप के अंदर आपका रोल डिसाइड करता है वो गाइड डिसाइड करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग एक ग्रुप लर्निंग है जिसके अंदर रोल डिसाइड आपका कौन करेगा, वो गाइड डिसाइड करता है कि आप कौन सा रोल परफॉर्म करोगे। वहीं पे कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब है आप अपने अकॉर्डिंग कोलैबोरेट कर रहे हो, आपका लाइक एक इनफॉर्मल फ्रेंड सर्कल का ग्रुप, आप मिलकर पढ़ रहे हो, तो दिस इज कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का आप एग्जांपल ले सकते हो स्कूल का प्रोजेक्ट, रोल नंबर 1 to 10 का एक प्रोजेक्ट दे दिया, 10 to 20 का एक प्रोजेक्ट दे दिया, 20 to 30 रोल नंबर का एक प्रोजेक्ट दे दिया, दिस इज कोऑपरेटिव लर्निंग, आपको मिलकर प्रोजेक्ट को पूरा करना है। वहीं पे कोलैबोरेटिव लर्निंग इज लाइक कि आप फ्रेंड्स के साथ बैठ के अपनी अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, जिसमें किसी ने आपको नहीं बोला, जिसमें किसी ने आपका रोल डिसाइड नहीं किया। गॉट इट? तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो बोलते हैं यहाँ पे सिंक एंड स्विम अप्रोच, वो है आपकी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ये दिखाता है कि डूबेंगे भी साथ में और तैरेंगे भी साथ में, हम पॉजिटिवली एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होगा, बुरा होगा तो सबके लिए बुरा होगा। गॉट इट? यहीं पे मैं आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग की टाइप्स भी बता देती हूँ, टेक्निक नहीं, टाइप, सॉरी। कोलैबोरेटिव लर्निंग आपकी 5 टाइप से होती है। फर्स्ट होती है थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर के अंदर आप मिलते हो, बैठते हो, अपने अकॉर्डिंग जस्ट सोचते हो। जिग्सो, जिग्सो आपकी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, जिग्सो वो टेक्निक है जिसके अंदर एक स्टूडेंट है वो एक्सपर्ट होता है अपने एक टॉपिक का, और वो बाकी सबको बताएगा उस टॉपिक के बारे में। याद रखना, यहाँ एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो है वो एक्सपर्ट होता है एक टॉपिक के अंदर, और वो बच्चा उस टॉपिक को सबको समझाएगा या बताएगा। नेक्स्ट आपका डिबेट एंड डिस्कशन, ये भी आपके एक तरीके का कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, डिबेट एंड डिस्कशन। फोर्थ आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग।
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है आप वॉलेंट्री कंप्लीट करना चाहते हो, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है दिस वाज लाइक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कीवर्ड याद रखना यहाँ पे, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लिया जाता है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को लिया जाता है। फिफ्थ इज योर फिश बॉल टेक्निक। फिश बॉल, फिश बॉल को बॉल से ही समझो, ये हमारा एक बाउल है, ये हमारा एक बाउल है, इसके अंदर स्मॉल ग्रुप के अंदर एंगेज्ड कन्वर्सेशन होती है और रेस्ट स्टूडेंट जो हैं वो सिर्फ सुनते हैं। यहाँ हमारे ये सारे स्टूडेंट बैठे हैं चारों तरफ, और यहाँ पे कुछ स्मॉल ग्रुप्स, 2 4 5 बच्चे जो है वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपस में डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, एंड ये बाकी सारे बच्चे जो है वो इनको सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां से वो कुछ न्यू सीख रहे हैं। दिस इज योर फिश बॉल टेक्निक, गॉट इट। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर भी आपकी टाइप्स आती हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग की टाइप है आपकी फर्स्ट राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन टेक्निक के अंदर क्या होता है, हर एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करता है आइडिया के अंदर। प्रोजेक्ट वर्क, आपके टीचर ने बोला वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना, वर्किंग प्रोजेक्ट क्या बनेगा, कौन सा मॉडल बनेगा, क्या टॉपिक रहेगा, जब हर स्टूडेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको बोला जाता है राउंड रॉबिन टेक्निक। राउंड राउंड घूम के एक कंक्लूजन पे आ रहा है, राउंड रॉबिन टेक्निक। नेक्स्ट होती है आपकी STAD टेक्निक। STAD फुल फॉर्म भी याद रख लेना, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, जहां पे आप टीम स्टडी करते हो, लेकिन अगर क्विज की बात आती है तो आप इंडिविजुअली करते हो, टीम में आप कोई भी स्टडी करते हो। ये आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग की टाइप है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कैरेक्टरिस्टिक पूछ रखी है एडोलसेंट की। एडोलसेंट कौन होता है? एडोलसेंट आपका 12 से 18 साल का बच्चा। 12 से 18 साल के बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो, इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ जर्नलाइज द फैक्ट, वो एक होती है पर्टिकुलर नॉलेज और एक होती है जनरल नॉलेज। जो एडोलसेंट बच्चा हो जाता है वो पर्टिकुलर से मिला मिलाकर चीजों को, जर्नलाइज्ड फैक्ट को समझना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मेरी क्लास में ना 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट में रीना अच्छी बच्ची है, मीना अच्छी बच्ची है, टीना अच्छी बच्ची है, स्वेमा अच्छी बच्ची है, शिवम अच्छा बच्चा है, एंड सो ऑन। मैंने 7 8 बच्चों के नाम ले दिए, तो उसने ये जर्नलाइज्ड कर लिया कि मैडम की क्लास के सारे बच्चे अच्छे हैं, गॉट इट। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है इस टाइम पीरियड पे, चीज जो एक्चुअली में चीजें दिख नहीं रही हैं वो उनको इमेजिन करने लग जाता है। डिक्रीज द एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रक्शन, नहीं, ये एब्स्ट्रक्शन ही तो इमेजिनेशन है। दो चीजें होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स ही तो मेरी इमेजिनेशंस होती हैं। समझ में आया? ये तो डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है। डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड, नहीं, समझने की क्षमता आपकी इंक्रीज हो जाती है, आप चीजों को बेटर तरीके से समझ पाते हो। इंक्रीज टू एबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यस, द ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next, in which of the following approach the teacher present a puzzling situation and solve a problem by gathering data and testing their conclusion? ध्यान से करना क्वेश्चन को।
दो ऑप्शन मैंने काट दिए, लेटेंट लर्निंग और सिचुएटेड लर्निंग नहीं होगा। अब बता दो डिस्कवरी लर्निंग होगा या इंक्वायरी लर्निंग होगा। देखो डिस्कवरी लर्निंग आपकी एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, जिसके अंदर आप ओपन एंडेड डिस्कशन करते हो, ओपन एंड फोकस करते हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन में वर्क करते हो। आप चीजों को एक्सपेरिमेंट करके सेल्फ एक्सप्लोर करते हो। वहीं पे इंक्वायरी लर्निंग के अंदर आप एम्फेसाइज किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करो, ताकि आप चीजों को बेटर समझ पाओ। एविडेंस बेस्ड रीजनिंग होती है आपकी, एविडेंस बेस्ड रीजनिंग हर चीज के अंदर। वाई डिस्कवरी के अंदर जो आपको गाइड होता है वो एज ए फैसिलिटेटर वर्क करता है, वो आपको कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कभी नहीं देता। लेकिन इंक्वायरी लर्निंग के अंदर आपका गाइड एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है पूरा का पूरा आपको सपोर्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किस अप्रोच के अंदर हमारा टीचर प्रेजेंट करता है पजलिंग सिचुएशन एंड स्टूडेंट सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गैदरिंग डाटा एंड टेस्टिंग कंक्लूजन। यहाँ पे टीचर ने प्रेजेंट करी है एक पजलिंग सिचुएशन और स्टूडेंट उस सिचुएशन को सॉल्व करेगा डाटा को लेकर। तो ये क्या होगी, ये एविडेंस बेस्ड लर्निंग होगी ना। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कन्वेंशनल लर्निंग। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग होगी आपकी टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ब्लैक बोर्ड से जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, पीट पीट के जब बच्चों को पढ़ाया जाता था, दिस इज ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल लर्निंग। नो फिक्स्ड करिकुलम, इसको यहीं काट दो। एक बार पहले खुद सॉल्व कर लो, मैं फिर करवाती हूँ। मैं कहोगे मैडम ये तो आपने ही कर दिया, हमें टाइम नहीं दिया, पहले आपको टाइम दे रही हूँ, करो एक बार सॉल्व। द करेक्ट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक सेकंड, सी को ही काटना था, सी ही आ गया। नहीं ये नहीं होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एम्फेसाइज ऑन सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट कन्वेंशनल के अंदर नोट पूछ रखा है। देखो मेरे से भी सिली मिस्टेक हो गई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कौन सा कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट नहीं है। तो फिक्स्ड करिकुलम आपका कन्वेंशनल लर्निंग का पार्ट नहीं है, मतलब सी तो आएगा, जिसमें सी नहीं है उस ऑप्शन को काट दो। लर्नर ओरिएंटेड नहीं, जैसा मैंने अभी बताया ट्रेडिशनल होता है, टीचर ओरिएंटेड होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस तो को भी देख लेते हैं। एम्फेसाइज करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टडी ट्रबल। एम्फेसाइज करता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, नहीं यहाँ पे सेल्फ स्टडी की बात ही नहीं होती। हाँ टीचर कहता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ चुपचाप पढ़ ले। स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग ऑब्जर्वेशन, हाँ स्टूडेंट क्लासरूम में जाएगा, बैठेगा, सुनेगा, ऑब्जर्व करेगा और सीख जाएगा। यही तो हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग होती है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का? दो अब आंसर। Here option number 2 is your correct answer. आओ देखते हैं कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एग्जाम्पल, अगेन नॉट है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ए टीचर हु पनिश स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन। अगर टीचर्स को तो एनकरेज करना चाहिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगा? जब टीचर एनकरेज करेगा स्टूडेंट को। क्वेश्चन पूछते ही वो डांट रहे हैं तो ऑफकोर्स ये आपका पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। ए टीचर हु प्रोवाइड स्टूडेंट विद पॉजिटिव फीडबैक एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यस एक ऐसा अच्छा टीचर जो स्टूडेंट के फीडबैक को बेटर तरीके से समझाए, उनसे फीडबैक ले और एक
कंस्ट्रक्ट करे उनके नॉलेज को और बेटर तरीके से। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, जहां सही है उसको भी बताए, जहां बच्चा गलत है उसको भी अच्छे से समझाए। टीचर हु फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ओपन कम्युनिकेशन होना बिल्कुल जरूरी है आपके, लेकिन ओपन हु फॉस्टर ओपन कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो सकता है ये आपका, इसी से तो आपका यस ओपन कम्युनिकेशन आपका टीचर सेंटर में होगा, लेकिन हमसे पूछा है नॉट। ए टीचर ही ह्यूमिलेट है स्टूडेंट, नहीं, बच्चे को ह्यूमिलेट करने का काम थोड़ी ना है तुम्हारा, तो बच्चे को सिखाने का काम है, तो ऑप्शन डी भी आएगा। ए टीचर वो इग्नोर, नहीं, तुम बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, उसकी नीड को रिकॉग्नाइज करो, समझो कि बच्चा चाहता क्या है, तो इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन। टीचर सेंटर का ड्रॉबैक क्या है? ट्रेडिशनल का ड्रॉबैक पूछ रखा आपसे। इट कैन मोर एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट, नहीं, टीचर सेंटर्ड स्टूडेंट के लिए एंगेजिंग इंटरेक्टिव नहीं होता, ये तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का। इट कैन लिमिट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यस, टीचर सेंटर्ड जो है वो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटी को लिमिट कर देता है। इट प्रमोट स्टूडेंट इंटरडिपेंडेंस एंड सेल्फ डायरेक्शन, नहीं, स्टूडेंट इंटरडिपेंडेंट नहीं होता, अगेन ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। इट मोर एफिशिएंट एंड सेव टाइम, नहीं, ये आपका टाइम सेव होता है ऑनलाइन लर्निंग के अंदर, ये आपकी ऑनलाइन लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। अभी मैंने करवाया कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग, ये किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। ए टीचर असाइन इंडिविजुअल, कोलैबोरेटिव के अंदर क्या टीचर असाइन करता है? नहीं, यहीं पे गलत कर दो। टीचर गिव ए लेक्चर, टीचर लेक्चर देता है? नहीं, यहीं गलत कर दो। टीचर असाइन होमवर्क फॉर स्टूडेंट टू कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, सोच लो एक बार। टीचर असाइन ए ग्रुप प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर डू रिसर्च एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग, एक बार सोच लो इस क्वेश्चन के बारे में, सोच लेना। यस, टीचर असाइन ए ग्रुप प्रोजेक्ट, टीचर यहाँ पे आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट देता है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट मतलब इवेल्युएशन, इवेल्युएशंस के हमने मेथड भी पढ़े थे, यहाँ आपसे समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बारे में पूछ रखा है, ध्यान से पढ़ना। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आपकी बेस्ड है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और एनहेंस करती है लर्निंग को। यस, जैसे ही आप फीडबैक दोगे, आप बताओगे कि एक्चुअली में सीखा कितना है बच्चे ने, तो बच्चा उसे एनकरेज होगा, वो और बेटर सीखेगा। तो यस, ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द गोल ऑफ असेसमेंट, हम असेसमेंट करते क्यों हैं? ताकि हम ये देख सके एक्चुअली में लास्ट तक बच्चे ने सीखा कितना है, समेटिव ग्रेड का पता लगा सकें। यस, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। According to the principle of association of mental operations, which law state that one idea lead to another because in the past they have occurred time in term of either time or space? बताओ इसको। The right answer of this question is option number 4, law of contiguity। कॉन्टेजुटी का मतलब क्या होता है? ये लो आपका बेस है क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है हमारी? हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है कहाँ पे? इवॉन पेवलॉन की दी है। ये है आपकी लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी।
इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है? इसके अंदर हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कॉन्टिजिटी के अंदर बताया गया है कि एक चीज को अगर आप एसोसिएट करके चीजों को याद करवाओगे तो वो बेटर तरीके से याद रहेगी एज कंपेयर कि आप सिर्फ एग्जाम्पल दिखा रहे हो या वर्बली बता रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को छोटे बच्चों को पढ़ाना, मैं उसको बता रही हूँ एप्पल क्या होता है। एक है कि मैं सिर्फ उसको बता रही हूँ कि एप्पल के फीचर रेड कलर का होता है, गोल गोल होता है। दूसरा, मैं उसको एप्पल के फीचर्स बता के बाद में उसको एप्पल दिखा भी रही हूँ। तो जहां एप्पल के बारे में बताया और दिखाया वहां बच्चा बेटर याद कर पाएगा। यही है आपका लॉ ऑफ कॉन्टिजिटी। यहाँ भी तो यही पूछा था ना, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन मेंटल ऑपरेशंस। कौन सा लॉ ये बोलता है कि वन आइडिया लीड टू अनदर बिकॉज इन द पास्ट दे हैव अकर्ड दी टुगेदर इन टर्म्स ऑफ इधर टाइम और स्पेस। उसने कभी ना कभी पहले एप्पल खाया है, उसने पहले एप्पल देखा है, तो उससे वो ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को रिलेट कर पाता है। वहीं पे लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी इज लाइक कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कर रहे हो हाफ हाफ फॉर्म में, मतलब कंप्लीटली एक ही बारी में सारी एक्टिविटीज को नहीं दिखा रहे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बता रहे हो कि ये एक्चुअली में है क्या चीज। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपको ये बताती है, ये आपका एक लर्निंग मेथड है जिसमें आप ये देखते हो कि बच्चों को पहले तो पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दो, मतलब पहले तो पूरा जो आप पढ़ाने वाले हो उसका ओवरव्यू दे दो कि आप आज पढ़ाने क्या वाले हो। देन उस ओवरव्यू में से वन बाय वन टॉपिक को उठाओ और उसके ऊपर उसको अच्छे से समझाओ। दिस इज प्रॉक्सिमिटी, जिसॉल्ट ने दिया था ये लोग। गॉट इट? मेंटल सेट, आपका सोचने की क्षमता कितनी है, लाइक। नेक्स्ट, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोसेंट कैन थिंक, रीजन एंड एनालाइज बियॉन्ड। कौन सी स्टेज के अंदर एडोसेंट जो है वो थिंक कर सकता है और रीजन को जान सकता है कि ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? बियॉन्ड द रीजन। ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, इसको आप ये होगा यहाँ पे बियॉन्ड द रीजन रिलीम ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस, PRENCE। ओके, अब करो बियॉन्ड द रिलीम ऑफ कंक्रीट एक्सपेरिमेंट। दो चीजें होती हैं, पहला कंक्रीट, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट फिजिकल फॉर्म के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन इनटेंजिबल फॉर्म के अंदर। यहाँ पे पूछ रखा है किस स्टेज के अंदर। देखो 3 स्टेज होती हैं ये, सॉरी 4 स्टेज होती हैं। ये 4 स्टेज किसने दिया? जिसको भी पता फटाफट अभी की अभी, अभी की अभी, अभी की अभी कमेंट करो। सबसे पहली है आपकी प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, फॉर्मल, कंक्रीट। सही बताया मैंने? ऐसे ही ये स्टेजेस हैं। अरे नहीं, फर्स्ट स्टेज होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर हम टच को फील करते हैं, हम सेंस करने लग जाते हैं चीजों को, ठंडा गर्म को फील हमें पता चल जाता है। जैसे सेंसरी मोटर, जहां पे बच्चा 2 साल तक का बच्चा, 0 to 2 ईयर का बच्चा आपका सेंसरी मोटर के थ्रू चीजों को सीखता है। नेक्स्ट आती है आपकी प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या करता है बच्चा? थोड़ा थोड़ा अपने हाथ पैर मार के सीखने लगता है, उसकी एक मेंटल इमेज बनने लग जाती है, वो लैंग्वेज के बारे में जानने लग जाता है, वो ईगो सेंट्रिक होता है यहाँ पे। गॉट इट? नेक्स्ट आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर 7 से 12 साल का बच्चा होता है, वो अब लॉजिकली सोचने लग जाता है, वो परमानेंसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। परमानेंसी इन द सेंस आप ये कह सकते हो, अगर बाय अगर आपका 6 से 7 साल का छोटा बच्चा है तो उसको ये लगेगा यहाँ पे मम्मी नहीं है तो मतलब मम्मी है ही नहीं। लेकिन कंक्रीट स्टेज तक आता आता बच्चे को ये पता चल जाता है कि यहाँ नहीं है तो मतलब मम्मी दूसरे कमरे में होगी। तो कंक्रीट ऑपरेशनल, वो समझने लग जाता है चीजों को, लॉजिकली थिंकिंग करने लग जाता है। गॉट इट? लास्ट आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर वो 12 साल या उससे बड़ा हो जाता है और वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ बढ़ने लग जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग की तरफ आने लग जाता है। गॉट इट? अब बताओ रीजन
कौन सी स्टेज के अंदर आएगा, कहाँ पे वो रीजन फाइंड करने लग जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल, अब उसको पता चल गया ना, रीजन फाइंड करना शुरू कर दिया वो उसने। लास्ट स्टेज, आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। गॉट इट। ए रिलेशनशिप इन विच लेस एक्सपीरियंस लर्नर एक्वायर नॉलेज, कौन सी रिलेशनशिप के अंदर लेस एक्सपीरियंस लर्नर नॉलेज लेता है। ओ यहाँ भी थोड़ी सी टाइपिंग एरर होगी। ये है कॉग्निटिव साइंस। ओके, in which a relationship in which less experienced learner acquire knowledge and skill under the guidance of expert। अगर कोई कॉमर्स या मैनेजमेंट का बच्चा, उसने ये टर्म पढ़ी होगी अप्रेंटिसशिप, कहाँ पढ़ी है, ट्रेनिंग के अंदर, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ी है ना। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। जब आप किसी एक्सपर्ट से सीखते हो, देन ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। जहां आप किसी एक्सपर्ट से सीखते हो, एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर आप सीखते हो, उसको कहा जाता है आपका कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप। The last questions of today's class, which of the following is not a benefit of mind mapping। सबसे पहले ये माइंड मैपिंग क्या होता है। माइंड मैपिंग एक टेक्निक है चीजों को बेटर तरीके से याद रखने की, जहां पे आप डायग्राम्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में चीजों को रिकॉल करने का ट्राई करते हो। तो क्या एक बेनिफिट नहीं है, इम्प्रूव करता है मेमोरी रिटेंशन को। यस, मैं कह सकता हूं बिल्कुल। क्या ये एनहेंस करता है आपकी क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। यस। रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी को। यस, आप कह सकते हो कि स्ट्रेस और एंजाइटी को ये रिड्यूस करता है, क्योंकि चीजें बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्म हो जाती हैं। मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, नहीं, बल्कि ये इंफॉर्मेशन को इजी बना देता है। गॉट इट। Which of the following, एक बस 20 लास्ट, which of the following are not the characteristic of adolescent learner, कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एडोलसेंट लर्नर की। करो अब। एडोलसेंट लर्नर दे हैव यूनिफॉर्म एंड फिजिकल डेवलपमेंट, यूनिफॉर्मिटी होती है फिजिकल डेवलपमेंट में, नहीं, चेंज होने लग जाते हैं उनके फिजिकल डेवलपमेंट। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, जैसा हमने देखा। दे हैव ए स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, नहीं, उन्हें हमेशा सेल्फ डाउट रहता है, क्या पता मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। निबा निबी वाली स्टेज, उन्हें उनका निब्बा निब्बी चेंज करनी होती है हमेशा, पता नहीं होता क्या पता ये लड़की मेरे लिए सही है या नहीं। सेल्फ डाउट रहता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आएगा। जिसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं है उसको काट दो। ऑप्शन नंबर बी भी आएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर बी नहीं है उसे काट दो। नेक्स्ट है दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग एंड इमोशनल कंट्रोल, यस, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। दे हैव हाई होप एंड एस्पिरेशन फॉर फ्यूचर, यस, वो बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं। दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर, यस, इंक्रीज होता है पीयर ग्रुप प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे की क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप लोग पूछ सकते हो। एक होमवर्क क्वेश्चन आप सबको मैं जरूर दूंगी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट।